हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्टॉक मार्केट के अपडेट के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक 22 रुपये के स्टॉक के बारे में। अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस समय के ऊपर किसी भी स्टॉक के अंदर तो आप इस स्टॉक को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे का कोई भी वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर ये बात पता होगी कि मैं कभी भी पेनी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर ऐसी क्या वजह आ गई जो मुझे ये 22 रुपये के स्टॉक के अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर जाने का। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और ये जो स्टॉक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ, इस स्टॉक का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करती है। इस कंपनी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको 3 पॉइंट्स के अंदर बताऊंगा कि आपको क्यों इस स्टॉक को अगले 1 से 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। और उस 3 पॉइंट के अंदर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि मैं लॉजिकली क्यों ऐसे सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। सेकंड पॉइंट, इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है हम वो देखेंगे। और थर्ड पॉइंट, अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी है तो वो होता है उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकली अगर मैं आपको बात बताऊँ तो IRFC इस स्टॉक की लिस्टिंग आज से 1.5 साल पहले फरवरी महीने के अंदर हुई थी, यानी कि 1.5 साल हो चुका है इसको अपने IPO लेकर आने के लिए। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जाए तो हमें ये देखने मिलता है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 86.36% की है, जिसका मतलब ये होता है प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी के अंदर 75% से ज़्यादा है। तो पुराने रूल के हिसाब से जब भी किसी भी कंपनी का IPO आता था तब सेबी के रूल के हिसाब से प्रमोटर को अपनी शेयर होल्डिंग 75% से कम करनी पड़ती थी कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के 3 साल के अंदर। और वो रूल अभी हाल ही में चेंज हो चुका है और वो रूल हो गया है जहाँ पे 3 साल की लिमिट थे पहले, अब वो 1.5 साल की हो गई है। लेकिन क्योंकि IRFC ने जब अपना IPO लेकर आया था उस टाइम पर 3 साल वाला रूल अप्लीकेबल था, इसीलिए गवर्नमेंट को अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे 11% से स्टॉक के अंदर कम करनी पड़ेगी अगले 1.5 साल के अंदर। और ये बात तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि गवर्नमेंट कभी भी अपना बिजनेस लॉस में नहीं करेगी और वो ज़रूर प्रॉफिट के अंदर ही अपने शेयर होल्डिंग को बेचना चाहेगी। और अगर गवर्नमेंट इसको प्रॉफिट में बेचना चाहती है तो गवर्नमेंट को इसके लिए OFS लाना पड़ेगा, यानी कि ऑफर फॉर सेल। और उस OFS से पहले गवर्नमेंट इस स्टॉक को आराम से 50% तक भी बढ़ा सकती है। आप भी सोच रहे होंगे क्या एक्चुअल में ऐसा कोई प्रूफ है? तो जी हाँ, ऐसा प्रूफ है। अगर हम बात करें RVNL की, जो फिर से एक गवर्नमेंट कंपनी है जो रेलवेज के लिए कंस्ट्रक्शन करती है, उसका भी जब OFS आया था तब OFS से जस्ट पहले वो स्टॉक सिर्फ 12 से 16 रुपए के आसपास था। लेकिन जब उस स्टॉक के अंदर OFS आया तब उस स्टॉक का प्राइस 30 से 32 रुपये हो चुका था, यानी कि स्टॉक का प्राइस 150% के आसपास रिटर्न दे चुका था। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि IRFC भी आपको 150% की रिटर्न देगा अगले 1 से 1.5 साल के, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न देते। साथ ही साथ जब IPO के अंदर लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की तब वो इशू प्राइस से कम में हुई थी, यानी कि जिन्होंने IPOs के अंदर स्टॉक खरीदे होंगे वो अभी तक भी इसके अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है, कि IPOs के अंदर जो इश्यू प्राइस था वो अराउंड 27 to 26 रुपीज़ के आसपास था। और तब से वो स्टॉक 20 to 24 रुपीज़ के अराउंड ही घूम रहा है, वो कभी भी 26 या 27 रुपीज़ तक गया ही नहीं है। जिस वजह से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर अपना स्टेक प्रॉफिटेबल होकर बेचना है तो उन्हें इस स्टॉक को 27 रुपीज़ के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि आपको अराउंड यहाँ से 30 to 35% का प्रॉफिट होना बड़ा आसान है। सेकंड रीज़न मैं आपको बात करूँगा फंडामेंटली। अगर हम इस स्टॉक की फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस गवर्नमेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस है। और मैं आपको ये भी बता दूं, रिसेंटली जब कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया था तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉस्ट ऑफ बोरिंग से भी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसका अगेन ये मतलब होता है कि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा सीनियर लेवल की है और इनको अपने काम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि कंपनी रेलवेज को अपना मेन फाइनेंस करती है तो इसीलिए हमें ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है क्या इंडियन रेलवेज आने वाले सालों के अंदर प्रॉफिटेबल होगी और वो ज़्यादा बड़ी कंस्ट्रक्शन करने का प्रोजेक्ट ले सकती है या नहीं। तो एक्चुअल में इंडिया के अंदर जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है
और उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी फिनिश करने हैं और उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो फाइनेंस चाहिए होगा वो इंडियन रेलवेज को सिर्फ IRFC ही करके देने वाली है। और साथ ही साथ क्योंकि इंडियन रेलवेज इसकी वन एंड ओनली कस्टमर है, इसीलिए जो IRFC के NPA है वो 0 है, यानी कि आपका पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है, डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है IRFC के अंदर। ये बात थोड़ी सी टेंशन भी देती है कि IRFC सिर्फ इंडियन रेलवेज को ही फाइनेंस करती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है इन्वेस्ट, अगर आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना है 1 से 1.5 साल के लिए, तब तो ये मैटर नहीं करता है कि ये किसको फाइनेंस करती है, आपको सिर्फ इसका बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए। फिर थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्या IRFC सच में पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सही है या नहीं। चलिए हम इसके चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको 1 मंथ का चार्ट करके दिखाऊं तो जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है ये कंटिन्यूअसली 27 रुपए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है जो इसका इशू प्राइस था। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक डाउन ट्रेंड के अंदर था, लेकिन फिर रिसेंटली स्टॉक ने 19.4 रुपीज़ का लो बनाया और वहाँ से स्टॉक के अंदर रिवर्सल आई है। और इस चार्ट के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि जब से ये रिवर्सल आई है तब से एक अप ट्रेंड टाइप का मॉडल बन रहा है यहाँ पे स्टॉक के अंदर। और IRFC ने 1 डे की कैंडल के अंदर 50 डेज की EMI को भी बड़ी मार्जिन से ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर की बात करूँ तो यहाँ पे 20 डेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है। और ये क्रॉसओवर हमें बताता है कि यहाँ पे मिड टर्म बुलिश ट्रेंड आने वाला है जो हमें अप्रोक्सीमेट 20% की रिटर्न अगले कुछ हफ्तों के अंदर दे सकता है। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तो आप मेरे ये सभी मूविंग एवरेज के ऊपर के वीडियोस देख सकते हो जो कि मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर बनाया है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर 21 रुपीज़ का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था IRFC को, लेकिन IRFC ने उसको बहुत ही बड़ी मार्जिन से ब्रेक कर दिया है। इस वजह से 21 रुपीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और इसलिए कंपनी यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रही है। अब जो अगला रेजिस्टेंस आने वाला है IRFC को वो 200 डेज का EMI होने वाला है जो कि 21.8 रुपीज़ के ऊपर आने वाला है और उसके बाद का रेजिस्टेंस 22 रुपीज़ के ऊपर आने वाला है। तो हो सकता है कि IRFC अपने इस रेजिस्टेंस को बड़ी मार्जिन से ब्रेक कर ले, एक बड़ी कैंडल बना ले और उससे ब्रेक कर ले। और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर एक बहुत ही बुलिश मूवमेंट आ जाएगी जिसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पे प्योरली अप ट्रेंड का मार्क दिख रहा है हमें और साथ ही साथ बुलिंडर बैंड के अपर बैंड को टच होकर ये सारी कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे ADX की बात बताऊँ तो ADX के अंदर भी 39 का नंबर है, जिसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और क्योंकि ग्रीन वाली लाइन के ऊपर है ADX में तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे फंडामेंटली, लॉजिकली और टेक्निकली इन सभी पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद हमें ये समझ आता है कि IRFC सभी चीज़ों के अंदर बहुत ही अच्छी मोमेंट पे है अभी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है स्टॉक के अंदर। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस, ये आपको किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक एनालिसिस वीडियो है जो आपको एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है स्टॉक के बारे में। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप से भी इस स्टॉक के बारे में खुद रिसर्च करें और फिर ही कोई अपना डिसीजन ले। और जब आप डिसीजन ले, अगर आप कोई डिसीजन ले तो आप उस डिसीजन की पूरी जिम्मेदारी ले। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट की टॉप अपडेट्स को और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो करें और चैनल के ऊपर की बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करना अगर आप सही में स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।